हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल IC 89 मैनेजमेंट अकाउंटिंग। आज चैप्टर 9 कैपिटल बजटिंग आज का टॉपिक रहने वाला है। इसमें हम पढ़ेंगे कि कैपिटल बजटिंग से आप क्या समझते हैं, इसकी नीड क्या है और क्यों की जाती है कैपिटल बजटिंग, इसका बेसिस क्या रहने वाला है, कौन सी स्टडीज की जाती हैं, फीजिबिलिटी स्टडीज की जाती हैं, ठीक है, टेक्निकल फीजिबिलिटी, मार्केट फीजिबिलिटी के बारे में देखेंगे। और कैपिटल बजटिंग का प्रोसेस क्या होता है, कैसे हम किसी भी इन्वेस्टमेंट में कैपिटल बजटिंग जब करते हैं तो क्या क्या चीजें हमारे ध्यान में रखनी चाहिए हमें और क्या क्या मेथड्स हैं, ये चीजें हम देखने वाले हैं। इसलिए ये थोड़ा न्यूमेरिकल वाला चैप्टर है, तो हम न्यूमेरिकल्स तो अभी इस वीडियो में नहीं बात करेंगे न्यूमेरिकल्स की, बट हाँ लेटर सुनर और लेटर हम वीडियोस न्यूमेरिकल्स के भी डालेंगे। एंड काफ़ी डिमांड आई है मेरे पास, व्हाट्सएप पे और टेलीग्राम पे भी मेरे पास डिमांड आई है, तो न्यूमेरिकल्स हम बाद में देखेंगे। आज हम बात करेंगे कैपिटल बजटिंग के थियोरेटिकल पोर्शन की। तो सबसे पहले बात करते हैं कैपिटल बजटिंग की। जैसा कि आप सब जानते हो कि कुछ चैप्टर्स के वीडियोस ऑलरेडी मैं चैनल में डाल चुका हूँ, अपलोड कर चुका हूँ, ये मैंने मार्क कर दिया। चैप्टर नंबर 1, 4, 7, 8, 13 एंड 15, ये 6 चैप्टर्स के वीडियो ऑलरेडी चैनल पे हैं, अवेलेबल हैं, आप जाके उन्हें देख सकते हैं। एंड आज हम चैप्टर 9 की बात करेंगे, जो कि हमारा कैपिटल बजटिंग और कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजन, ठीक है। तो कैपिटल बजटिंग होता क्या है? देखिए, हमारे पास कंपनीज के पास, ऑर्गेनाइजेशंस के पास कैपिटल होती है, उस कैपिटल को वो कैसे यूज करते हैं, ये होती है कैपिटल बजटिंग की हमारी थ्योरी। कि हम कैपिटल बजटिंग एक ऐसा डिसीजन है जिसमें कंपनीज अपने कैपिटल को किस प्रोजेक्ट में लगाना है और किस प्रोजेक्ट में हमें कैपिटल नहीं लगानी है, इस डिसीजन को ले पाते हैं। तो एक एक करके हम समझते हैं कि कैपिटल बजटिंग क्या है। आइए नेक्स्ट हम बात करेंगे कैपिटल बजटिंग की। तो कैपिटल बजटिंग में क्या होता है, देखिए कंपनी के पास, जो ऑर्गेनाइजेशन के पास फंड्स हैं, उनको लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स में लगाना है उस पैसे को, और लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स में उस पैसे को लगा के क्या करना है, पैसा कमाना है। अब जो कैपिटल बजटिंग प्रोसेस है वो ये कहता है कि हम अपने आइडल पैसे को, अपने फ्री कैश को ऐसी जगह लगाएं, ऐसी जगह इन्वेस्ट करें, ऐसे लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स में हम इन्वेस्ट करें जिससे कि हमें, हमारा जो ऑब्जेक्टिव है क्या है वो, कि हमें रेट ऑफ इन्वेस्ट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हमें अच्छा मिले। देखिए, आप किसी भी जगह पैसे जब लगाते हो, इन्वेस्टमेंट करते हो, तो आपकी क्या मंशा रहती है, वही मंशा कंपनीज की रहती है। वो ये सब चाहते हैं कि आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अच्छा मिले, ठीक है। तो ये इनकी एक सोच होती है जिसकी वजह से कैपिटल बजटिंग की का जन्म हुआ, कि कैसे हमें उसे करना है। अब कैपिटल बजटिंग की नीड क्या पड़ी, नीड क्या दी है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है तो उसके लिए एसेंशियल हो जाता है कि अपने अवेलेबल रिसोर्सेज को, जो कि लिमिटेड है, पैसा लिमिटेड है ना, अवेलेबल रिसोर्सेज को हमें कैसे काम पे लगाना है एफिशिएंटली, जिससे कि हम अपनी वेल्थ को मैक्सिमाइज कर पाए, ठीक है। और हमारी जो प्रोजेक्ट की फाइनेंसिंग हम कर रहे हैं उसको भी हमें ध्यान ध्यान देना है। ये तो हमारी बात हो गई नीड की। अब बेसिस क्या है, देखिए कैपिटल बजटिंग, आप अपना पैसा लगाने जा रहे हो तो क्या बेसिस रखते हो, क्या सोच के आप अपना पैसा लगा रहे हो, ये एक चीज हमें समझनी है। देखिए, जब भी आप कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन अपने पैसे को कहीं इन्वेस्ट करती हैं तो सबसे पहला काम वो क्या करती हैं कि जिस चीज में वो इन्वेस्ट करने जा रही हैं उसके बारे में वो स्टडी करती हैं। उस स्टडी को क्या कहते हैं, उसको कहते हैं फीजिबिलिटी स्टडी। तो पैसा लगाना है तो फीजिबिलिटी स्टडी करनी है। फीजिबिलिटी स्टडी हमारी तीन तरह से की जाती है, ठीक है। तीन तरह से हमारी फीजिबिलिटी स्टडी की जाती है, जो कि हमारी रहती है मार्केट फीजिबिलिटी, टेक्निकल फीजिबिलिटी और फाइनेंशियल फीजिबिलिटी, ठीक है। मार्केट फीजिबिलिटी में हम क्या करेंगे, मार्केट फोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे, उसके इकोनॉमिक फैक्टर्स के बारे में देखेंगे, इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ेंगे, डिमांड एनालिसिस के बारे में देखेंगे उसकी, और सप्लाई एस्टिमेशन देखेंगे, जो हम करने जा रहे हैं उसका सप्लाई का क्या है, ठीक है, एस्टिमेशन के बारे में। फिर हम क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स के बारे में उसके आइडेंटिफाई करेंगे, और अगर कोई डिमांड और सप्लाई में गैप है तो उसको हम एस्टिमेट करेंगे कि हमारे जो कैपिटल बजटिंग के थ्रू हम किसी भी चीज में, प्रोजेक्ट में हम पैसा लगाने तो जा रहे हैं, ठीक है। तो हमें ऐसा नहीं हो कि उसकी डिमांड और सप्लाई में खूब ज्यादा गैप हो जाए, डिमांड तो कम है और सप्लाई ज्यादा है, तो वो सारी चीजें हमें, मार्केट फोर्सेस, बेसिकली मार्केट फोर्सेस को हमें अच्छे से जानना पड़ेगा। टेक्निकल फिजिबिलिटी क्या कहती है, देखिए जो कॉमर्शियल किसी भी चीज के
में जब आप पैसा लगा रहे हैं, कंपनी पैसा लगा रही है, कैपिटल बजटिंग कर रही है, तो उसकी टेक्निकल फीजिबिलिटी ये बताती है कि जो हमारे प्रोजेक्ट के कॉस्ट हैं और जो ऑपरेटिंग कॉस्ट हैं, वो हम कैसे उस पे पहुंचेंगे। तो टेक्निकल फीजिबिलिटी इज मोर और लेस रिलेटेड टू द ऑपरेटिंग कॉस्ट स्टडी, मतलब उसके एस्टिमेशन पे कि ऑपरेटिंग कॉस्ट उस प्रोजेक्ट में जिसमें मैंने पैसा डाला, उसमें ऐसा तो नहीं है कि मेरा पैसा सारा ऑपरेटिंग कॉस्ट में चला जा रहा है। हमें इसकी स्टडी करनी है, तो वो हमारी किसके थ्रू पता चलती है? टेक्निकल फीजिबिलिटी। और तीसरी है कि फाइनेंशियल फीजिबिलिटी। फाइनेंशियल मतलब देखिए, हम जब भी कोई किसी भी चीज में हम फाइनेंशियल फीजिबिलिटी की स्टडी करते हैं, तो कुछ एजम्पशंस, कंडीशंस और कैलकुलेशंस के साथ करते हैं। जैसे कि कोई प्रोजेक्ट है, ठीक है, तो उसका पूरा प्राइस और कॉस्ट कितनी लगेगी, कितने दिनों में वो आपका कंप्लीट होगा, फाइनेंसिंग अल्टरनेटिव्स क्या हैं, प्रोजेक्ट की फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस करेंगे, अकाउंटिंग रेशियो एनालिसिस करेंगे, ठीक है, डेट डेट इक्विटी रेशियो के बारे में जो मैंने चैप्टर 3 में बात की है, ठीक है। फिर डीएससीआर के बारे में बात करें, डेट सर्विस कवरेज रेशियो, ठीक है, मैंने रेशियो एनालिसिस में कंप्लीट कवर कर रखा है। आप वो एक एक टर्म के बारे में वहां जाके एक बार देख सकते हैं, ठीक है। नेट प्रेजेंट वैल्यू और आईआरआर के बारे में। तो ये हमारी चीज हो गई जो फाइनेंशियल फीजिबिलिटी में पढ़ी जाती है। तो बेसिस ये होता है कि पहले फीजिबिलिटी स्टडी करेंगे, फिर कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस देखेंगे और फिर सिमुलेशन एनालिसिस देखेंगे, ठीक है। सिमुलेशन एनालिसिस के बाद हम कैपिटल बजटिंग के प्रोसेस पे आते हैं और फिर प्रोजेक्ट को क्लासिफिकेशन करते हैं कि भैया हमारा जो प्रोजेक्ट है जिसमें हम पैसा लगाने जा रहे हैं कंपनी का, वो न्यू प्रोजेक्ट है या एक्सपेंशन प्रोजेक्ट है या रिप्लेसमेंट प्रोजेक्ट है, या ऐसा तो नहीं है कि जो पैसा मैं लगाने जा रहा हूँ एक मैंडेटरी इन्वेस्टमेंट है जिसमें मेरे को करना था मैंने किया नहीं और अब मुझे पैसे लगाने पड़ रहे हैं, तो वो एक मैंडेटरी काम है कंपनी के लिए, तो वो है, ठीक है। या मैं प्रोजेक्ट के डाइवर्सिफिकेशन के लिए, सपोज मैं कोई एक कंपनी हूँ और मेरे को अपने प्रोजेक्ट को डाइवर्सिफाई करना है, ऐसा नहीं है कि मेरे सारे इन्वेस्टमेंट एक ही तरह के हैं, तो उसको डाइवर्सिफाई करने के लिए अगर मैं कर रहा हूँ तो प्रोजेक्ट डाइवर्सिफिकेशन। और अगर कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में पैसा लगा रहा हूँ, तो ये सारी चीजें हमें मद्देनजर रखनी पड़ती हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि प्रोजेक्ट के क्लासिफिकेशन के बारे में। देखिए ये जो मैंने आपको पढ़ाया, बुक से जब पढ़ेंगे तो आप अच्छे से उसे समझ में आएगा कि मैंने क्या बात की, ठीक है। एक बार आप देखिए, शॉर्ट में स्लाइड्स में सब कुछ लिखना और प्रेजेंट करना कई बार पॉसिबल नहीं होता, तो आप बुक लेके अगर बैठे हैं तो आप एक बार सुनिए एंड देन जब आप बुक पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा इजी रहेगा समझने में, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोजेक्ट क्लासिफिकेशन और कैपिटल बजटिंग की, ठीक है। तो प्रोजेक्ट का क्लासिफिकेशन कैसे होता है और उस प्रोजेक्ट में हम कैसे पैसे को लगाते हैं, ये हम पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले प्रोजेक्ट का क्या क्लासिफिकेशन है, वो है इन्वेस्टमेंट फॉर न्यू एंड एक्सपेंशन ऑफ प्रोजेक्ट। मतलब हम इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं वो क्या न्यू प्रोजेक्ट में कर रहे हैं या हमारे पास कोई प्रोजेक्ट चल रहा है उसके एक्सपेंशन में कर रहे हैं। तो ये जो इन्वेस्टमेंट है वो बेसिकली हमारा कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए है, ठीक है। जैसे कि कोई न्यू प्लांट है, कोई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, तो हमें उसके न्यू प्लांट को खड़ा करना है, या कोई किसी और कंपनी के साथ हमने कोई वेंचर कर लिया, कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, या कोई नई मशीनरी खरीद रहे हैं जो महंगी पड़ रही है, इक्विपमेंट है, उसमें हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो ये सब किस में आएगा, हमारा इन्वेस्टमेंट फॉर न्यू एंड एक्सपेंशन ऑफ प्रोजेक्ट्स में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो क्लासिफिकेशन है कि कैसे कैसे हमें क्लासिफाई करना है, नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट क्या है हमारा, इन्वेस्टमेंट फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ प्रोजेक्ट्स। तो रिप्लेसमेंट ऑफ प्रोजेक्ट क्या, कुछ पुराने या ऑब्सोलीट प्लांट है, ठीक है। जैसे बीएस, अभी हमारी भारत स्टेज 6 है ना, BS6, तो BS4 या BS3 ऑयल जनरेटिंग जो प्लांट्स हैं वो अब क्या हो गए, वो हमारे लिए ओल्ड और ऑब्सोलीट हो गए, ठीक है। उनमें जो मशीनरी है, इक्विपमेंट है, उन एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स में उनको रिप्लेस करने की जरूरत है अगर हमें अपने प्रोजेक्ट्स को फंक्शन करना है, ठीक है। तो उन जो मशीनरीज है उनको रिप्लेस करने के लिए हम जो कैपिटल बजटिंग करेंगे वो हमारे किस में आएंगी, इन्वेस्टमेंट फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ प्रोजेक्ट्स, ठीक है, फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ प्रोजेक्ट्स। कुछ मैंडेटरी इन्वेस्टमेंट्स हैं जो मैंने आपको बताया कि हमें जो स्टैट्यूटरी या रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स है उनको मीट करने के लिए अगर हमें अपने पैसे को कहीं इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है एज एन ऑर्गेनाइजेशन, कि मुझे 20% अपना एक्टिविटीज में, कितनी एक्टिविटीज में खर्च करना है प्रॉफिट का, 10% या CSR एक्टिविटीज में करना है, ठीक है। तो वो एक तरह का जो हमारा पैसा है जो हमारे किसी ऐसे प्रोजेक्ट में जा रहा है जो हमारी लीगल रिक्वायरमेंट को पूरा करता है या रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट को पूरा करता है, वो हमारा आता है मैंडेटरी इन्वेस्टमेंट्स में। नेक्स्ट है हमारा प्रोजेक्ट के डाइवर्सिफिकेशन के लिए, जैसे कि कुछ प्रोडक्ट्स हैं हमारा, ठीक है,
या प्रोडक्ट मिक्स हम लॉन्च कर रहे हैं, सर्विसेज लॉन्च कर रहे हैं किसी नए मार्केट में, हम अभी इंडिया में हैं, हम बांग्लादेश में करना चाह रहे हैं या यूएस में करना चाह रहे हैं या कहीं पे भी हम करना चाह रहे हैं, ठीक है, किसी नई ज्योग्राफी में हम करना चाह रहे हैं तो प्रोजेक्ट को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, ठीक है, या हम किसी नए सेगमेंट ऑफ कस्टमर, सपोज फेयर एंड लवली एग्जांपल दे रहा हूँ कि फेयर एंड लवली है, तो अब क्या हुआ कि फेयर एंड लवली ने जब भी अपने कैपिटल बजटिंग की होगी तो फेयर एंड हैंडसम आया, ठीक है, फेयर एंड लवली, फिर फेयर एंड हैंडसम आ गया, मतलब लड़कों को भी उन्होंने टारगेट किया कि उनके लिए भी कोई क्रीम बनाई जाए, है ना। जस्ट एन एग्जांपल मैं बता रहा हूँ कि न्यू सेगमेंट ऑफ कस्टमर्स, पहले लड़कियों के लिए कोई प्रोडक्ट लाए और फिर उसी कंपनी ने सिमिलर लाइंस में जाके लड़कों के लिए भी कुछ प्रोडक्ट लाया, क्रीम लगाए, है ना। तो ये जो पैसा उसमें खर्च हुआ होगा वो ये सोच के खर्च हुआ होगा कि इन्वेस्टमेंट हम कर रहे हैं किसमें, प्रोजेक्ट डाइवर्सिफिकेशन में कर रहे हैं। फिर इन्वेस्टमेंट और आर एन डी प्रोजेक्ट्स में, देखो आर एन डी प्रोजेक्ट्स जो होते हैं वो बहुत ही ट्रेडिशनली क्या होता था कि कंपेरेटिवली स्मॉल अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट लगते थे इंडियन कंपनीज में, मगर जो विदेश है, एडवांस कंट्रीज हैं, उसमें क्या होता है कि सबसे ज्यादा पैसा अगर कहीं लगता है तो वो हमारा आर एन डी में लगता है। क्यों? क्योंकि उनका जो वहाँ पे जो लीगल और रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है, मतलब कि अगर वहाँ पे लॉ बहुत स्ट्रिक्ट है तो वहाँ पे इंसान की जो लाइफ की कीमत है वो बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए कोई भी प्रोडक्ट जब भी वो मार्केट में लाते हैं तो उसके जो प्रॉज एंड कॉन्स हैं उनकी बहुत अच्छी डीप स्टडी होती है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट अच्छा होता है। ऐसा नहीं है कि मतलब आपने अभी सोचा और बिना उसकी एक ट्रेल बनाए आपने उसे मार्केट में ला दिया, नहीं ऐसा नहीं होता, ठीक है, उसके अच्छे बुरे दोनों रिजल्ट्स को देख के हम क्या नाम है लॉन्च करते हैं विदेशों में, एडवांस कंट्रीज में, कहीं पे भी। तो ये हमारा प्रोजेक्ट के क्लासिफिकेशन हो गए। अब हम ये देखेंगे कि कैसे कैसे मेथड्स होते हैं जिससे हम कैपिटल बजटिंग करते हैं, और बेसिकली अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि कैपिटल बजटिंग क्या होती है, लेकिन अभी आप फिर भी एक माइंड में होगा कि कैपिटल बजटिंग में फंड्स को लगा रहा हूँ तो मैं क्या सोच के लगा रहा हूँ, तो अभी इसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है, कि मेथड्स ऑफ कैपिटल बजटिंग के बारे में बात करेंगे। देखिए कि क्या क्या मेथड्स हैं जिनसे हम कैपिटल बजटिंग करते हैं। तो मैनेजमेंट का क्या रोल होता है इसमें? मैनेजमेंट का रोल होता है कि वो आइडेंटिफाई करे कि कौन से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स में, ठीक है, हमें कौन सी टेक्निक लगानी है कैपिटल बजटिंग की, ठीक है। अब वो किस पे डिपेंड करेगा? प्रोजेक्ट के नेचर पे, ठीक है, वॉल्यूम पे, वैल्यू पे, ठीक है, कितने समय का कितने पीरियड का वो हमारा प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट के क्राइटेरिया पे, उस कौन सा कैपिटल बजटिंग प्रोसेस हो रहा है, कौन सी क्लासिफिकेशन का है वो, ठीक है, इन सब चीजों में। तो कौन से मेथड हम यूज करते हैं? सबसे पहले हम पे बैक मेथड देखते हैं, रेट ऑफ रिटर्न ऑन ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट मेथड होता है, ठीक है, मतलब मैं पैसा लगा रहा हूँ तो मेरे को पैसा वो वापस भी तो चाहिए। देखिए आप, पैसा है ऐसी चीज है जिसमें आप किसी चीज से पैसा कमाने के लिए पैसा खर्च कर रहे हो, ऐसे समझो। तो वो जो मेथड है जिससे आपको पैसा वो वापस मिलेगा वो यहाँ डिस्कस हो रहा है, ठीक है। कैपिटल बजटिंग कर तो रहे हो लेकिन किन किन मेथड से आपको कैपिटल बजटिंग, क्योंकि पैसा आपको वापस भी चाहिए, तो देखिए पे बैक मेथड, रेट ऑफ रिटर्न ऑन ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट मेथड, रिटर्न ऑन एवरेज इन्वेस्टमेंट मेथड, फिर डीसीएफ हमारे डिस्काउंटेड कैश फ्लोज मेथड है जिसमें हमारी जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10% हम मानते हैं, फिर एनपीवी मेथड, इंडेक्स बेस्ड मेथड, फिर आईआरआर और मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। तो एक एक करके हम बात करेंगे सारे मेथड्स की कि पे बैक मेथड क्या होता है। देखो पे बैक मेथड ये होता है कि एलआईसी की पॉलिसीज होती है, एलआईसी का पे बैक मेथड होता है, वो ये बोलता है कि एलआईसी का या किसी भी कंपनी का कि हम आपको, आप हमें पैसा दीजिए और हम आपको स्पेसिफिक ड्यूरेशन पे वो पैसा वापस करेंगे, ऐसे तो कुछ होता है। तो पेबैक मेथड क्या होता है कि टोटल टाइम रिक्वायर्ड टू रिकवर द इनिशियल इन्वेस्टमेंट और आउटले ऑन द प्रोजेक्ट। तो पेबैक मेथड क्या कह रहा है? पेबैक पीरियड, इसमें क्या होता है पेबैक मेथड में, एक पेबैक पीरियड होता है। तो पेबैक पीरियड ये बताता है कि मैं आपने कैपिटल बजटिंग में 100 करोड़ खर्च किए, तो 100 करोड़ आपको कब वापस मिलेंगे, ठीक है। मान लीजिए 5 साल, 5 साल में आप ये सोच रहे हो कि मेरे को 100 करोड़ मिलने में वापस 5 साल लग जाएंगे, तो ये 5 ईयर क्या हो गया हमारा पे बैक पीरियड, ठीक है। तो इस क्राइटेरिया में जो वर्दीनेस है इस प्रोजेक्ट की इस बात पे डिपेंड करेगी कि जितना कम हमारा पे बैक पीरियड होगा
ठीक है, उतना ही हमारा डिजायरेबल है हमें उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने का। अब मैं आपको बोलूं, देखिए, इन द वेरी लॉन्ग टर्म ईच वन ऑफ अस इज डेड। ठीक है, एक कहावत है ना कि वेरी लॉन्ग टर्म में तो वी ऑल आर डेड। तो वैसे ही, लेकिन कंपनीज किस बेसिस पे होती हैं? कंपनीज हमारी गोइंग कंसर्न बेसिस पे होती हैं कि वो शाश्वत है, कंपनी चलती रहेंगी, है ना। तो कंपनीज का जो सोच है और इंसानों का जो सोच है, दोनों का सोच डिफरेंट होता है। लेकिन फिर भी कंपनीज को भी पैसा अपना एक विद इन द टाइम पीरियड चाहिए। एक हमारा जो प्रोजेक्ट हमने पैसा लगाया है वो हमें वापस चाहिए। तो पे बैक पीरियड हमारा हो गया वो चीज। और जितना कम पे बैक पीरियड होगा, सपोज 3 साल है, 5 साल है, 7, एग्जाम्पल देखिए, 3, 5, 7 और 9। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 लाख रुपए मैंने आपने किसी कंपनी को दिए और वो आपको कुछ इंटरेस्ट दे के देगी पैसा, तो आप क्या बोलोगे कि 3 साल में दो, 5 साल में दो, 7 साल में दो, 9 साल में दो? आपको तो अपना पूरा पैसा जल्दी से जल्दी चाहिए होगा ना। वही क्राइटेरिया कंपनी भी कहती है भाई पे बैक में कि जितना शॉर्टर द पे बैक पीरियड बेटर इज द प्रोजेक्ट एंड मोर डिजायरेबल इज द प्रोजेक्ट। ज्यादा से ज्यादा लोग उस कंपनी में, उस प्रोजेक्ट में पैसा लगाना चाहेंगे। तो ये हमारा पे बैक पीरियड, पे बैक मेथड में पे बैक पीरियड और पे बैक मेथड की बात हो गई, है ना, प्रोजेक्ट की बात हो गई। नेक्स्ट हम बात करेंगे रेट ऑफ रिटर्न ऑन ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट मेथड। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे हमारा रेट ऑफ रिटर्न ऑन ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट। तो हमारा ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट क्या है? सपोज हमारा एक ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट है 1 लाख रुपए। ठीक है, अब हमें टैक्स के बाद हमें जो प्रॉफिट मिल रहा है उस इन्वेस्टमेंट से हर साल, और हमने ये प्रोजेक्ट लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट में लगाया, हमने सपोज 5 साल के लिए लगाया, इसको समझिए। हम इसकी इसकी बात अभी नहीं करते हैं, हम इसके सिर्फ लॉजिक की बात करते हैं। इसके पीछे जो हमारा कैलकुलेशन है उसकी बात करते हैं। हमने 1 लाख रुपए किसी प्रोजेक्ट में लगाया 5 साल के लिए, और उस 5 साल में जो हमारे कैश फ्लोज हैं वो उस प्रोजेक्ट से जो आफ्टर टैक्स आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं? सपोज हमारा आ रहा है 20,000। ठीक है, फिर 30,000, एक साल 30,000 आया, एक साल 20,000 आया, एक साल 70,000 आ गया। ठीक है, फिर एक साल हमारा 20,000 आ गया, और फिर एक साल हमारा 20,000 आ गया। तो टोटल हमें जो प्रोजेक्ट से पैसा मिला, ठीक है, वो कितना मिला? तो हमारा जो टोटल प्रोजेक्ट से हमें पैसा मिला है आफ्टर टैक्स, जो प्रॉफिट मिला है वो कितना मिला? एवरेज रेट ऑफ रिटर्न हमारी क्या आ जाएगी? वो हमारी आ जाएगी 20 + 50, 120, 140, 160। मतलब टोटल हमारी जो रिटर्न आई वो कितनी आई? वो 1,60,000 आई। अब ये 1,60,000 हमारी कितने साल में आई? टोटल हमारी रिटर्न आई है 5 सालों में। तो पर ईयर कितनी आई? वो 1/5 से एवरेज रेट रिटर्न देखेंगे कितनी आई। एवरेज रेट रिटर्न आई हमारी 32,000 रुपीज। ठीक है, 5 साल में अगर 1,60,000 हमारी आ रही है, ठीक है, 32 आई। अब ये जो 32 है ये हमारी कितने रुपए पे आई है? ठीक है, 32,000 हमारा ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट कितना था? ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट तो 1 लाख था। तो ये कितना परसेंट हो गया हमारा? 32%। मतलब हमारी जो रिटर्न है वो एवरेज रिटर्न कितनी आई है? वो 32% हमारे टोटल इन्वेस्टमेंट पे। तो ये हमारा कैलकुलेशन मेथड है। तो रेट ऑफ रिटर्न ऑन ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट क्या कहता है? रेट, इस मेथड में हम डिटरमाइन करते हैं इनकम और इन्वेस्टमेंट जो कि हमारे प्रॉफिट्स आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट से होती है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट की जो बुक वैल्यू है उसके हिसाब से हमने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एवरेज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कितना कमाया। तो हमारी बुक वैल्यू कितनी थी? वो हमारी सपोज 1 लाख थी, और उस पे हमने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 1,60,000 कमाया, और 5 साल में कमाया तो 32,000 पर साल कमाया। तो हमारा एवरेज कितना आ गया? वो हमारा 32% आ गया। ठीक है, न्यूमेरिकल हम करेंगे बट ये मैंने समझाने के लिए आपको एक बता दिया, है ना। नेक्स्ट ये क्या कहता है कि रेट ऑफ रिटर्न ऑन एवरेज इन्वेस्टमेंट मेथड। एवरेज इन्वेस्टमेंट मेथड में क्या देखिए, ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट मेथड में जो बुक वैल्यू थी इन्वेस्टमेंट की वो फिक्स हो जाती है कि मैंने 2007 में कि कुछ इन्वेस्टमेंट किया था तो उसकी कुछ बुक वैल्यू थी, 2 लाख रुपए मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया था। किसी भी इन्वेस्टमेंट की जो बुक वैल्यू थी वो मैंने फिक्स कर दी थी। और एवरेज इन्वेस्टमेंट मेथड में दोनों चीजें चेंज होंगी। एक तो आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो आपके पास रिसीव हो रहा है, ठीक है, हर साल। सपोज प्रीवियस एग्जांपल की अगर हम बात करें तो मैंने 1 लाख रुपए लगाए थे, तो अगले साल हो सकता है वो उस 1 लाख की जो वैल्यू है वो चेंज हो जाएगी ना। क्यों? क्योंकि आपकी इन्फ्लेशन है, कुछ है, बहुत सारी चीजें हैं।
ठीक है। उसके जो एक्चुअल जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू है वो भी हमारी डिक्रीज होगी, वो भी हमारी बुक वैल्यू चेंज होगी। ठीक है। उसके साथ नीचे का डिनोमिनेट, ऊपर का न्यूमरेटर, न्यूमरेटर में क्या था हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो यहाँ पे हमारा एवरेज प्रॉफिट ऑफ टैक्स रहेगा 5 सालों का। ठीक है। 1/5 ऑफ हमारे जो 1 ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, डिवाइडेड बाय इसमें भी आपका एवरेज लग जाएगा, एवरेज इन्वेस्टमेंट वैल्यू, बुक वैल्यू, बुक वैल्यू इन फर्स्ट ईयर प्लस बुक वैल्यू इन सेकेंड ईयर, ऐसे करके एवरेज रहेगा। इसमें मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा। तो रेट ऑफ रिटर्न ऑन एवरेज इन्वेस्टमेंट मेथड में क्या होता है, हमारा जो इनकम और इन्वेस्टमेंट जो होती है वो अकाउंटिंग स्टेटमेंट तो डिराइव होती ही है, लेकिन एवरेज प्रॉफिट्स को डिवाइड करते हैं किससे, एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को डिवाइड करते हैं एवरेज बुक वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट से। इसमें आपका जो डिनोमिनेटर होता है, बुक वैल्यू होती है, वो भी चेंज होती रहती है, वो फिक्स नहीं रहती। ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट मेथड में जो बुक वैल्यू होती है वो फिक्स कर दी जाती है। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे डिस्काउंटेड कैश फ्लोज की। तो डिस्काउंटेड कैश फ्लोज क्या होते हैं हमारे, डिस्काउंटेड कैश फ्लोज में हम, डिस्काउंटेड कैश फ्लोज ये कहता है कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी हम यूज करते हैं, जो आज हमारे पास 100 रुपए है वो हमारे वो ज्यादा वैल्यूएबल है फ्यूचर के 110 से। ठीक है। या फ्यूचर के 100 रुपए से वैल्यूएबल है। क्यों? क्योंकि टाइम वैल्यू जो होती है उसमें बहुत सारे फैक्टर्स लग जाते हैं, आपका इन्फ्लेशन लग जाता है, आपके जो चेंजेस हैं इकोनॉमिक फैक्टर्स, बहुत सारी चीजें लग जाती हैं। तो डिस्काउंटेड कैश फ्लोज क्या कहता है कि हमें जो कैश फ्लोज हमने आज इन्वेस्टमेंट किया और जो हमें कैश फ्लोज मिल रहे हैं वो तो ऑलरेडी डिस्काउंटेड है, उसकी जो नेट प्रेजेंट वैल्यू है इन फ्लोज की वो हमें कैलकुलेट करनी चाहिए। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू जो हमें फ्यूचर में मिल रही है वो अगर पॉजिटिव आएगी तो हम प्रोजेक्ट को लेंगे, और नेगेटिव आएगी तो हम प्रोजेक्ट को नहीं करेंगे, मतलब अवॉइड करेंगे। तो जो नेट प्रेजेंट वैल्यू होती है किसी भी प्रोजेक्ट की, जो नेट प्रेजेंट वैल्यू होती है वो सम होती है किसकी, प्रेजेंट वैल्यूज ऑफ ऑल द कैश फ्लो, जितने भी हमारे पॉजिटिव और निगेटिव होते हैं। कोई भी प्रोजेक्ट में आप पैसा लगा रहे हो, सपोज 5 साल के लिए लगा रहे हो, तो हर साल उस पैसे से जो आपको कैश फ्लो मिल रहा है वो एक डिस्काउंटेड वैल्यू, या वो एक क्या कहते हैं, आपको कैश फ्लो जो जनरेट करके दे रहा है उसका जो सम है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है। उसका जो सम होता है, नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या करता है, हर साल जो आपको वैल्यूज पैसा रिटर्न में आ रहा है, कैश इनफ्लो आ रहा है, उन सब का जो सम है वो हमारा देखा जाता है और कैलकुलेट किया जाता है। अगर हमारा नेट प्रेजेंट वैल्यू सबकी मिला के पॉजिटिव होती है तो प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करते हैं, और नेगेटिव होती है तो अवॉइड करते हैं। अगर हाइयर नेट प्रेजेंट वैल्यू होती है किसी भी प्रोजेक्ट की, अगर मेरे पास 10 प्रोजेक्ट हैं, सारे पॉजिटिव हैं, लेकिन हम फिर देखेंगे कि किस प्रोजेक्ट की नेट प्रेजेंट वैल्यू हाई है, वो हम उसको सेलेक्ट करेंगे कैपिटल बजटिंग के टाइम पे। ठीक है। तो हम देख लेते हैं। देखिए नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या होती है हमारी, सम होती है प्रेजेंट वैल्यूज ऑफ ऑल द कैश फ्लोज बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव दैट आर एक्सपेक्टेड टू अराइज ओवर द लाइफ ऑफ, उस प्रोजेक्ट की लाइफ में जितने भी कैश फ्लोज आएंगे, पॉजिटिव हो, किसी कभी पॉजिटिव भी आ सकता है, कभी नेगेटिव भी आ सकता है, इन सबको ऐड किया, फिर देखा कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है। पॉजिटिव है तो प्रोजेक्ट सही था, नेगेटिव है तो नहीं सही था। तो एनपीवी रूल क्या कहता है, इफ द नेट प्रेजेंट वैल्यू इज पॉजिटिव प्रोजेक्ट इज एक्सेप्टेबल, अगर नेगेटिव तो अवॉइडेबल। हाइयर एनपीवी प्रेफर की जाती है, अगर ढेर सारे प्रोजेक्ट्स हमें मिले तो हाइयर एनपीवी वाला प्रोजेक्ट को हम सिलेक्ट करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न क्या कहता है, देखिए इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न ये कहता है, हमने अभी बात की थी प्रेजेंट वैल्यू की। ठीक है। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू, हमारे जो डिस्काउंटेड कैश फ्लोज हैं अगर उनकी नेट प्रेजेंट वैल्यू उस प्रोजेक्ट की हमारी जीरो के बराबर हो जाए तो हमारा जो आईआरआर है वो हमारा कहलाता है। ठीक है। तो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न किसी भी प्रोजेक्ट का क्या होता है, वो रिटर्न है जिसमें नेट प्रेजेंट वैल्यू डिस्काउंटेड नेट कैश फ्लोज की जीरो के बराबर हो जाती है। ठीक है। उसको हम बोलते हैं इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न हमारे जैसे हमारा रेट आरओआई या आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी, ठीक है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की तरह नहीं होता। आईआरआर हमारे जो डीसीएफ हमारा डिस्काउंटेड कैश फ्लो एनालिसिस है उसका यूज करता है और कैश फ्लोज पे वो वर्क करता है, रदर देन हमारा अकाउंटिंग पीरियड के एवरेजेस को यूज नहीं करता। हमारे कितने कैश फ्लोज हैं उनको मद्देनजर रखते हुए, ठीक है, और जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है किसी फर्म की उसको देखता है, उसके हिसाब से हम कैलकुलेट करते हैं। इसमें न्यूमेरिकल में अब मैं जब कराऊंगा तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा, है ना, क्योंकि न्यूमेरिकल इसमें आते हैं, हर बार न्यूमेरिकल ही आते हैं। तो एक दो न्यूमेरिकल्स हम इसके करेंगे।
कि कैसे डिस्काउंटेड कैश फ्लोज में कितना % डिस्काउंट लिया गया है ना, ये सारी चीजें हम करेंगे। तो IRR हमारा कब होता है, जब हमारा डिस्काउंटेड कैश फ्लो हमारा कितना हो जाता है, 0 के बराबर हो जाता है ना। और बस यहाँ पे हम अभी चैप्टर को फिनिश करेंगे। एंड आई होप जितनी चीज़ें मैंने यहाँ पे आपको पढ़ाई हैं कैपिटल बजटिंग के बारे में वो आपको समझ आई होंगी। पे बैक मेथड क्या होता है कैपिटल बजटिंग में, और कुछ कुछ चीज़ें जो मैंने इसमें टेक्निकल बातें की। इसके बाद न्यूमेरिकल्स हमारे बच जाते हैं और कुछ हमारे MCQs बच जाते हैं। तो MCQs अभी हम डिस्कस कर लेते हैं, है ना। कुछ MCQs इसमें डिस्कस कर लेते हैं जो बुक में है, और उनको कैसे रीड करना है इसकी बात कर लेते हैं, इसी में कर लेते हैं। न्यूमेरिकल हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ कैपिटल बजटिंग, कैपिटल बजटिंग के किस मेथड में रेट ऑफ रिटर्न जो होता है वो डिटरमाइन किया जाता है फिगर्स और डेटा फॉर इनकम एंड इन्वेस्टमेंट डिराइव्ड फ्रॉम अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स। किससे किया जाता है? पेबैक क्या होता है? पेबैक में क्या होता है, एक अकाउंटिंग पीरियड होता है, पेबैक पीरियड होता है, और उस पीरियड में आपको रिटर्न करना होता है। जितना ज्यादा बड़ा पेबैक पीरियड होगा उतना इन्वेस्टमेंट हमारे लिए अच्छा नहीं है, ठीक है। दूसरा डिस्काउंटेड कैश फ्लोज, इसमें ये होता नहीं है। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न में तो एनपीवी हमारे नेट नेट कैश फ्लोज नेट प्रेजेंट वैल्यूज हमारी जीरो से इक्वेट कर दी जाती है ना। तो हमारा क्या हुआ, ये हमारा रेट ऑफ रिटर्न ऑन ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट मेथड, ठीक है, हमारे अकाउंटिंग स्टेटमेंट से चेक किया जाता है, ठीक है। और मैंने बात की थी आपका क्या करते हैं, बुक वैल्यू देखी जाती है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखा जाता है। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो होता है वो एवरेज लेते हैं इसका, एंड उसकी बुक वैल्यू फिक्स रहती है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपने बुक वैल्यू को फिक्स कर लेते हैं। हायर दी रेट ऑफ रिटर्न ऑन ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट, ये जो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बेटा डिनोमिनेटर जितना हायर होगा उतना हमारा वैल्यू फीजिबल माना जाता है, ठीक है। तो आई होप ये आपको याद होगा, ठीक है, वीडियो में मैंने डिस्कस भी किया था। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ कैपिटल बजटिंग यूजेस टाइम वैल्यू मनी प्रिंसिपल। मैंने बात की थी अभी कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी यूज करते हैं, किस में यूज करते हैं, टाइम वैल्यू कहाँ यूज होती है, क्या ये इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न में यूज होती है टाइम वैल्यू मेथड, ठीक है, या फिर पे बैक में यूज होती है, रेट ऑफ रिटर्न ऑन ओरिजिनल में यूज होती है, डिस्काउंटेड कैश फ्लो में यूज होती है। तो किस हमारे मेथड में कैपिटल बजटिंग के किस मेथड में टाइम वैल्यू की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है, बताइए। इसका आंसर हमारा क्या था, इसका आंसर हमारा था DCF, डिस्काउंटेड कैश फ्लो। क्यों, टाइम वैल्यू किसमें होती है भैया, आज जो मेरे पास पैसा है, मनी टुडे इज ऑलवेज ग्रेटर देन मनी टुमारो, ठीक है, मनी टुडे इज ऑलवेज ग्रेटर देन मनी टुमारो। इसमें हम क्या कॉन्सेप्ट यूज कर रहे थे डिस्काउंटेड कैश फ्लो में, कि भैया मुझे आगे दोगे पैसा, लेकिन उस पैसे की अगर मेरे को वो मुझे आज मिल जाएगा तो मैं क्या करूंगा, उसमें उसको इन्वेस्ट करके आगे उससे पैसा जनरेट कर सकता हूँ। कैपिटल बजटिंग में हम क्या करते हैं, डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड में टाइम वैल्यू ऑफ मनी यूज करते हैं, ठीक है। डायरेक्टली क्वेश्चन ये पूछा गया है, आया भी है, दो बार आया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, डैश ऑफ अ प्रोजेक्ट इज द सम ऑफ प्रेजेंट वैल्यूज, अभी मैंने डिस्कस किया था, of all the cash flows both positive and negative and that are expected to arise over the life of the project। उस प्रोजेक्ट की लाइफ में, पूरी लाइफ में जो सम ऑफ द प्रेजेंट वैल्यूज, सारे कैश फ्लोज की वैल्यूज को हम ऐड करते जाएंगे तो वो हमारा क्या कहलाता है। इसका क्या आंसर है, नेट प्रेजेंट वैल्यू, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, या मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। अच्छा, मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न रह गया है, इसके बारे में हम बात करते हैं अभी, ठीक है। तो इसका मेरे को बताइए पहले आंसर, कि डैश ऑफ अ प्रोजेक्ट इज द सम ऑफ द प्रेजेंट वैल्यूज ऑफ ऑल द कैश फ्लोज दैट आर बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड आर एक्सपेक्टेड टू अराइज ओवर द लाइफ ऑफ, उस प्रोजेक्ट की लाइफ में अराइज होने वाले सारे कैश फ्लोज के सम को क्या कहा जाता है। तो ये हमारा क्या कहलाता है, इट इज नेट प्रेजेंट वैल्यू। ये मैंने आपको बताया था, अगर नेट एनपीवी हमारा पॉजिटिव होता है तो वो प्रोजेक्ट क्या होता है, एक्सेप्टेबल होता है, और एनपीवी हमारा निगेटिव होता है तो वो प्रोजेक्ट हमें उसमें अपना कैपिटल बजटिंग मेथड करके पैसा नहीं लगाना है। एनपीवी हम देखते हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है, डिस्काउंटेड कैश फ्लो में नहीं, हमारे सारे
एडिशन कर लेते हैं, प्रेजेंट वैल्यूज ऑफ ऑल द ईयर्स, है ना। तो यहाँ पे अभी तो सिर्फ एक शॉर्टर एमसीक्यू सीरीज चली है, ठीक है। मतलब ये बस 3 क्वेश्चन मैंने सोचा डिस्कस कर लूँ, कैसे पूछे जाते हैं, हम जो पढ़ रहे हैं वो कैसे पूछा है। अभी इस वीडियो से ये जो चैप्टर्स हैं, जैसे ही ये चैप्टर के वीडियोस खत्म होंगे, एक एमसीक्यू सीरीज चलेगी और हम ये सारे कॉन्सेप्ट जितने भी मैंने पढ़ाए हैं इनको एक बार दोबारा से क्वेश्चंस के फॉर्म में देखेंगे और क्वेश्चंस के फॉर्म में हम रिवाइज करेंगे, ठीक है। तो वो वीडियो सीरीज काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाली है। डिमांड आई थी स्टूडेंट से कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई जाए, क्योंकि देखिए हम पढ़ के जाते हैं लेकिन हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके नहीं जा पाते, और एग्ज़ाम आजकल थोड़ा डायनेमिक वे में रह रहा है और उसके हिसाब से हमें प्रिपरेशन भी अपनी डायनेमिक करनी पड़ेगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे, एमसीक्यू सीरीज डालेंगे, लेकिन यहाँ पे हम चैप्टर 9 जो कि हमारा मेथड्स ऑफ कैपिटल बजटिंग और कैपिटल बजटिंग के बारे में था, ये हमने यहाँ ख़त्म कर लिया। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर कोई कमी है, आपको कुछ इसमें इंक्लूड कराना है, आपको लगता है कि कुछ चीज़ें छूट गई हैं, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर कमेंट कीजिए। मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपके जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर कर सकूँ और उस पे एक फ्रेश वीडियो मैं डालूँ, है ना। Thank you for watching. Please like and subscribe the channel and share it with your friends. Thank you guys.